वेलकम्स टू एंजल बायोलॉजी क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस एंड प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ये सब हैं क्या, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्लांट्स यदि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यदि कोई भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और H2O को एब्जॉर्ब करेगा। सन रेडिएशन की सहायता से वह C6H12O6 का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो भी सन रेडिएशन आ रहा है इसको ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए हर एक प्लांट जो होते हैं वो ग्रीनिश कलर के होते हैं, और ये ग्रीन कलर अपीयर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट के उपस्थिति के कारण। एक कलर है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ना क्लोरोप्लास्ट में रहता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट किस में रहता है? क्लोरोप्लास्ट पे रहता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वह एक प्रकार के प्लास्टिड का टाइप है। तो एटवल हम लोग को डिस्कस करना है कि प्लास्टिड क्या होता है। आपको मैं बता दूं कि प्लास्टिड की जो डिस्कवरी है, प्लास्टिड की डिस्कवरी सबसे पहले प्लास्टिड का खोज जो है हिकेल ने 1865 में किए थे। सबसे पहले प्लास्टिड की डिस्कवरी हिकेल ने 1865 में किए थे। बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था शिल्फर, जिन्होंने इसका नॉमेनक्लेचर किया और प्लास्टिड को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिड जो है कई प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड जो है कई प्रकार कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो क्रोमो मीन्स होता है कलरफुल, प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड, मीन्स ऐसा प्लास्टिड जो कि क्या हो, कलरफुल हो, उसे हम लोग कहेंगे क्रोमोप्लास्ट कहेंगे। या तो वो रेडिश कलर का हो सकता है, या तो ग्रीन कलर का हो सकता है, या फिर ब्राउन कलर का हो सकता है। यानी क्लोरोप्लास्ट कलरफुल पोर्शन के आधार पे अब ये कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। पहला होता है ग्रीनिश कलर का, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट में जो है ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। दूसरा होता है रोडोप्लास्ट, इसमें जो है रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। और लास्ट है फियोप्लास्ट, इसमें जो है ब्राउनिश कलर का पिगमेंट पाया जाता है। एट ऑल यदि कोई भी फ्लावर या फिर कोई भी प्लांट्स कलरफुल दिख रहा है, उसके पीछे क्रोमोप्लास्ट का ही हाथ होता है कि वो कलरफुल दिखे। कलरफुल पोर्शन क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल करता है, या तो ग्रीन कलर करेगा, या तो ब्राउन करेगा, या तो पिंक करेगा। ये सब काम करने का काम कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट। लेकिन दूसरी जो टाइप होती है ल्यूकोप्लास्ट, समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, LEUC को, ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, और प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिड। मीन्स ऐसा प्लास्टिड जो कि कैसा रंग का हो, सफ़ेद हो, कलरलेस हो, उसे हम लोग कहेंगे ल्यूकोप्लास्ट। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। अपने मटेरियल को कंज्यूम करने के आधार पे, लेने के आधार पे, क्या वो किस मटेरियल को अपने अंदर स्टोरेज कर रहे हैं, इस बेसिस पे जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रोटीनोप्लास्ट, मीन्स प्लास्टिड, वो प्लास्टिड जो कि प्रोटीन को एब्जॉर्ब करके स्टोरेज करके रखेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोटीनोप्लास्ट कहेंगे। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का वह टाइप जो फैट बॉडी को एब्जॉर्ब करके या फिर स्टोरेज करके रखेगा, उसे हम लोग कहेंगे इलायोप्लास्ट। और जो एमाइलेज को या फिर स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करेगा, उसे हम लोग कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। तो गाइस, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लास्टिड का टाइप समझ में आएगा। प्लास्टिड अलग चीज़ें हैं और क्लोरोप्लास्ट अलग है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का क्या है? एक टाइप है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने किया था? हिकेल ने। कब? 1865 में किए थे। प्लास्टिड को कितने ग्रुप में बांटा गया है? 2, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कितने होते हैं? 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और फियोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट रेड कलर का होता है, ग्रीन, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, और फियोप्लास्ट जो होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। आगे हम लोग समझ रहे थे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट,
इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट। उम्मीद करते हैं आपको टाइप ऑफ प्लास्टिड समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग को समझना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आइए समझते हैं। बात करते हैं यदि क्लोरोप्लास्ट की, तो इसकी डिस्कवरी जो थी 1885 में एक साइंटिस्ट थे सिल्फर, जिन्होंने एक ग्रीन प्लांट से जो क्लोरेला था शैवाल था, उससे इन्होंने खोजा था क्लोरोप्लास्ट की खोज कैसे हुई। तो 1885 में एक साइंटिस्ट थे सिल्फर, जो क्लोरेला शैवाल था, जिससे इन्होंने क्लोरोप्लास्ट को खोज निकाला। अब हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट का यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें सबसे बाहर की तरफ दिखाई देगा आउटर मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की तरफ दिखाई देगा क्या? आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर के नीचे ठीक दिखाई देगा इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन, पहला दिखाई देगा आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा दिखाई देगा क्या? इनर मेम्ब्रेन दिखाई देगा। लेकिन आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे ध्यान देंगे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे कहा जाता है पेरी। एक बार ध्यान देंगे, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखाई देता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, एक मिनट अच्छे से कहते हैं, पेरीप्लास्टिडियल DIAL प्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। तो आपको इतना समझ में होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखने पे सबसे बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन दिखाई देता है, उसके नीचे इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। क्लियर हो गया? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखे थे कि आउटर मेम्ब्रेन था, इनर मेम्ब्रेन था, दोनों के बीच में स्पेस था, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब एक बात ध्यान देंगे, इसमें जो है पूरा लिक्विड मटेरियल भरा रहता है। किसमें? इस प्लास्टिड के अंदर पूरा, ऐसे देखिए, पूरा का पूरा लिक्विड, ग्रीनिश कलर का लिक्विड मटेरियल भरा रहेगा। और इस लिक्विड मटेरियल को हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। इस लिक्विड मटेरियल को क्या कहेंगे हम लोग? तो स्ट्रोमा कहेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे, तो स्ट्रोमा क्या है? वो लिक्विड पोर्शन है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर पूरा का पूरा फैला हुआ रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। तो कि स्ट्रोमा है क्या? तो स्ट्रोमा तो वो पूरा का पूरा इसके अंदर लिक्विड है ना, पूरा का पूरा इसके अंदर क्या है? लिक्विड को हम लोग स्ट्रोमा कह रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि स्ट्रोमा के अंदर कुछ ऐसे सिक्के नुमा रचना, ऐसे गोल गोल सिक्के नुमा रचना, यहाँ पे ध्यान देंगे, सिक्के नुमा रचना पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेनम। सिक्के नुमा रचना पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेनम। यहाँ पे देखेंगे एक एक करके ऐसे लाइन में बहुत ज़्यादा सिक्के नुमा रचना पाया जाता है, जिसे सारे ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। लेकिन लेकिन इसमें से एक सिक्के को हम लोग कहेंगे थैलेक्वाइड। सबको मिला करके तो ग्रेनम कहेंगे, लेकिन इसमें से एक को क्या कहेंगे? थैलेक्वाइड कहेंगे। यह कहने का मतलब है कि स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा एक फ्लूइड मटेरियल है, ठीक है। लेकिन स्ट्रोमा के अंदर जो है वो क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, सिक्के नुमा रचना पाया जाता है, डिस्क शेप्ड रचना पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं थैलेक्वाइड कहते हैं। और द ग्रुप ऑफ द थैलेक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। क्लियर हो गया? ग्रेनम तक समझ में आ गया? यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेनम है, इसकी जो डिस्कवरी थी वह एक साइंटिस्ट थे मैंक ने सबसे पहले किया था। और उन्होंने बताया था कि ग्रेनम ही वह पोर्शन है जहाँ पे लाइट रिएक्शन चलेगा। ग्रेनम ही वो पोर्शन है जहाँ पे लाइट रिएक्शन चलेगा। एटोल कहने का मतलब ये है कि ग्रेनम के पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसी ग्रेनम के पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है या क्लोरोफिल, जो क्या करता है? सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और लाइट रिएक्शन को परफॉर्म करता है। अभी हम लोग आगे समझेंगे फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन क्या होता है। इतना बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का।
तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देखे हैं कि इसकी डिस्कवरी सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे सिल्फर, जिन्होंने 1885 में इसकी डिस्कवरी किया। इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल भरा रहता है उस लिक्विड मटेरियल को कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं थैलेक्वाइड कहते हैं। और द ग्रुप ऑफ द थैलेक्वाइड इज नोन एज ग्रेनम। ठीक है। एक बात लास्ट पॉइंट ध्यान देंगे कि प्रत्येक जो थैलेक्वाइड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये थैलेक्वाइड है, ठीक है, ग्रेनम जिसको हम लोग कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड को ग्रेनम कह रहे हैं। तो प्रत्येक ग्रेनम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ध्यान देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोलैमिली। स्ट्रोलैमिली, ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे उसे, स्ट्रोलैमिली कहेंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे थोड़ा सा समझिए, ये तो हम लोग अभी तक पढ़े हैं क्या कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है और प्लास्टिड के टाइप क्या होते हैं। आगे हम लोग को समझना है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस है क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, और फोटोसिंथेसिस करके फूड मटेरियल का प्रिपेयर करना। तो चूंकि ये फूड मटेरियल का प्रिपेयर करता है, इसीलिए इसे किचन हाउस ऑफ द सेल्स। आप बचपन में पढ़े होंगे कि लीफ और द नोन एज किचन हाउस ऑफ द सेल्स, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन हाउस ऑफ द सेल्स। ठीक है। आप बचपन में पढ़े ना, प्लांट्स का किचन हाउस कौन है, लीफ है। लेकिन वास्तव में कौन है किचन हाउस ऑफ द सेल्स, तो वो है क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फूड मटेरियल का प्रिपेयर करता है। देखिए कैसे प्रिपेयर करता है वो। सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे ले लेते हैं, और अपने सॉइल से वो क्या करते हैं, रूट के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और साथ ही साथ सन रेडिएशन भी एब्जॉर्ब करते हैं। देखिएगा इधर से 3 चीज़ें ले रहे हैं, एक तो सन रेडिएशन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और H2O ले रहा है। ये तीनों चीज़ों लेकर के वो करता क्या है, उसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद से वो कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकाल देता है, कुछ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को बाहर की तरफ क्या कर देता है, निकाल देता है। एटोल उसने लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, और वाटर लेकर के ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकाल दिया। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स make their its own food material. This process is known as photosynthesis. The process of the photosynthesis completed by the absorbing carbon dioxide, H2O as well as sun radiation. ठीक है। एक गाइस आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे यहाँ से कि आप देखिए यहाँ पे सन रेडिएशन प्लांट ले रहा है, और सन रेडिएशन को, ये सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी को पौधे ने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का केमिकल है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आप ध्यान देंगे कि जो आपका सोलर सिस्टम लगा रहता है ऊपर की तरफ, और छत पे आप सोलर पैनल लगाते हैं, तो वो जो सोलर पैनल होता है वह आपके सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन प्लांट जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? गाइस मैं आपको बता दूं कि जो आप ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस इतने ही स्टेप में नहीं कंप्लीट होते हैं। इसको कंप्लीट होने के लिए 2 ठे प्रोसेस होती है। देखते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होंगी। यहाँ पे ध्यान देंगे तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन।
पहले वाले को क्या कहेंगे, लाइट रिएक्शन, और दूसरे वाले को हम लोग कहेंगे डार्क रिएक्शन। आइए ध्यान से समझते हैं कि लाइट रिएक्शन है क्या और डार्क रिएक्शन है क्या। ठीक है, आप पढ़ चुके हो ग्रेनम और थैलेक्वाइड के बारे में। तो थैलेक्वाइड सबसे पहले करता क्या है कि H2O को ले लेता है, ध्यान देना, सबसे पहले किसको ले लेगा, H2O को ले लेगा, और H2O को लेने के बाद से वह सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वो क्या करेगा, सन रेडिएशन को यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा और H2O को ब्रेक डाउन कर देगा, किस में, हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन कर देगा, और साथ ही साथ OH माइनस में ब्रेक डाउन कर देगा। किस में कर देगा, OH माइनस में ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है ना। तो चूंकि ये रिएक्शन जो हो रहा है, ध्यान देना, ये जो रिएक्शन हो रहा है, जो H2O को ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया है, वो सन रेडिएशन की उपस्थिति में हो रहा है ना। और साथ ही साथ इसमें हो कहाँ पे रहा है, थैलेक्वाइड के अंदर हो रहा है। थैलेक्वाइड में कौन सा पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो चूंकि ये रिएक्शन जो है लाइट की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन। क्लियर हो गया। यानी कि एटोल कहने का मतलब है, जब दिन का समय है तो दिन के समय लाइट की उपस्थिति में पौधे ने क्या किया, सबसे पहले H2O को ब्रेक डाउन कर दिया। किस में ब्रेक डाउन कर दिया, तो हाइड्रोजन और OH में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए क्या करेगा, यहाँ से फिर ऑक्सीजन को अलग कर देगा, फिर हाइड्रोजन को ले लेगा और सिर्फ हाइड्रोजन को ही अपने अंदर स्टोर करेगा। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को ही अपने अंदर स्टोर करेगा। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए इसके पास एक स्पेशल पिगमेंट होता है NADP, इसी के साथ वो अपने हाइड्रोजन को लेता है। अब बात बताओ, NADP के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, NADPH नहीं हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो लिखा है NADPH लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो लाइट रिएक्शन में पौधे ने सबसे पहले किया क्या, सन रेडिएशन को लिया, ठीक है, और H2O को लिया और H2O को ब्रेक डाउन कर दिया, किस में, हाइड्रोजन आयन में और OH में। चूंकि ये अभिक्रिया रिएक्शन जो है लाइट की उपस्थिति में हो रही है, तो इसीलिए इसे हम लोग कह रहे हैं लाइट रिएक्शन। और ये कहाँ पे हो रहा है, थैलेक्वाइड में हो रहा है। फिर हाइड्रोजन को जो है लेने के लिए उसके पास क्या है, NADP है, और NADP के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया तो NADPH बना लिया। क्लियर है। अब देखो, ये इस पूरे हाइड्रोजन का यूज करता है डार्क रिएक्शन में। अब जो भी हाइड्रोजन लाइट रिएक्शन में बन गया, अब उसका सबका यूज करेगा कहाँ पे, डार्क रिएक्शन में यूज करेगा। अब देखो डार्क रिएक्शन में करेगा क्या कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये हाइड्रोजन आया हुआ है लाइट रिएक्शन में, वो क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड एक ही नहीं न लेगा, बहुत ज़्यादा लेगा। और हाइड्रोजन तो सुबह में बहुत ज़्यादा, एक ही हाइड्रोजन नहीं ना तोड़ा होगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन तोड़ा होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सी, तो सुबह में अब वो लिया क्या, एक कार्बन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया है और हाइड्रोजन ले लिया है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लिया। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो एक ही नहीं ना लेगा, बहुत ज़्यादा लेगा, यानी मान लीजिए 6 लेता है। हाइड्रोजन मान लीजिए दिन भर में वो 12 तोड़ लेता है, और ऑक्सीजन मान लीजिए वो कितना ले लेता है, 6 ले लेता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड 6 लेगा तो इसकी एल्कोहल हो ही जाएगा, यहाँ पे बैलेंस ही पूरी हो जाएगी। तो हम लोग को सिर्फ यही समझना था कि डार्क रिएक्शन होता क्या है। तो डार्क रिएक्शन में देखिए हुआ यही कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और हाइड्रोजन की सहायता से C6H12O6 का निर्माण कर दिया डार्क रिएक्शन में। अब देखो, आपको हमने पहले ही यहाँ पे दिखाया है कि वो हाइड्रोजन को किस रूप में लेता है, NADPH के रूप में लेता है। और जब हाइड्रोजन किसको दे देगा, डार्क रिएक्शन को दे देगा, तो फिर NADP नहीं बच जाएगा, हाइड्रोजन दे देगा तो क्या बच जाएगा, NADP बच जाएगा। क्लियर हो गया। आगे एक बात समझिएगा, जो डार्क रिएक्शन था, डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था केल्विन। नाम क्या था, केल्विन। केल्विन ने खोजा था, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। और केल्विन बेंसन साइकिल में वो लेता क्या है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और निकालता क्या है, ग्लूकोज को बाहर की तरफ निकालता है।
तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप। फर्स्ट इज द लाइट रिएक्शन, सेकंड इज द डार्क रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले पौधे जो होते हैं वो करेंगे क्या, सन रेडिएशन को लेंगे और साथ ही साथ H2O को लेंगे और इसको ब्रेक डाउन कर देंगे हाइड्रोजन में। लाइट रिएक्शन समझा रहे, ध्यान रखिएगा लाइट रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में हाइड्रोजन में और किस में तोड़ देगा, OH में। हाइड्रोजन को रख लिया जाएगा किसके लिए, डार्क रिएक्शन के लिए। डार्क रिएक्शन क्या होता है, दिन के बने हुए हाइड्रोजन का यूज होता है डार्क रिएक्शन में, और यूज करके C6H12O6 का फॉर्मेशन किया जाता है। चूंकि डार्क रिएक्शन का खोज एक साइंटिस्ट है केल्विन, केल्विन ने खोजा था, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। लेकिन लाइट रिएक्शन की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हील, उन्होंने खोजा था। अब इसे हम लोग कहते हैं हील रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन तक फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। अब अगला जो वीडियो आएगा वो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा कि लाइट रिएक्शन में कितनी प्रोसेस होती हैं और डार्क रिएक्शन में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, जिसमें हम लोग जेड स्कीम पढ़ेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये आगे की स्टैंडर्ड की है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है वीडियो समझने में कोई भी परेशानी नहीं हुआ होगा। और आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने एंजल बायोलॉजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटी भी बजा देंगे, जिससे कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत ही पहुंच। लिए धन्यवाद आपको।